जय हिंद दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र से संबंधित टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं में हर बार और बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस मैं आप सभी को डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूं ताकि आप कभी भी न भूलें और कभी क्वेश्चंस को गलत न करें। तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पूरा इंट तक देखिएगा और आप सब कितना सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों अपने भाई बहन दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मासिक चक्र पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्रीमेट की मादा में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मासिक चक्र किस में पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि जो मासिक चक्र पाया जाता है वह प्राइमेट की मादा में पाया जाता है। अब दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट भी देख लेना है कि प्राइमेट या नर वानर स्तनधारी प्राणियों का एक महत्वपूर्ण जीव वैज्ञानिक समूह है। दोस्तों इसमें आप सभी को नोट कर लेना है कि जो प्राइमेट या नर वानर होते हैं वह स्तनधारी प्राणियों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीव वैज्ञानिक समूह है। आगे आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि मासिक चक्र आमतौर पर 28 से 35 दिनों का होता है और हर महीने ये हार्मोन शरीर को गर्भधारण करने के लिए तैयार कर देते हैं। दोस्तों इसे आप सभी को ऐसे याद रखना है कि जो मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वह आमतौर पर 28 से 35 दिनों का होता है और हर महीने ये हार्मोन शरीर को गर्भधारण करने के लिए तैयार कर देते हैं। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से इसमें पूछा जा रहा है कि जो मानव स्त्रियां होती हैं उनमें अंडे का निर्माण कहाँ होता है। आपके ऑप्शंस हैं गर्भाशय में, फैलोपियन नली में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आप सभी को याद रखना है कि जो मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है वह अंडाशय में होता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को डायग्राम में देख लेना है कि यह है अंडाशय, इसी को हम लोग ओवरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। अब आपसे क्वेश्चन न देकर डायग्राम देकर पूछ लिया जाता है कि यह पार्ट कौन से नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को डायग्राम भी बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। आगे आप सभी को देख लेना है, यह है हमारा फैलोपियन ट्यूब या इसी को फैलोपियन नली के नाम से जानते हैं। और अंडाशय से जो अंडाणु यानी कि एग निकलता है वह फैलोपियन ट्यूब में जाकर स्पर्म से निषेचन करता है। अब दोस्तों आगे आप सभी को यह भी देख लेना है, यह है यूटरस यानी कि इसी को हम लोग गर्भाशय भी कहते हैं। अब आगे आप सभी को यह भी नोट करना है कि जो गर्भाशय और योनि को मिलाने का काम करता है वह करता है गर्भाशय ग्रीवा, जिसे हम लोग सर्विक्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को सभी नोट कर लेना है। दोस्तों आगे हम सभी को की पॉइंट भी देख लेना है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि एक महिला में गर्भाशय के दोनों तरफ 2 अंडाशय होते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर लेना है कि महिला में गर्भाशय यानी कि यूटेरस के दोनों तरफ 2 अंडाशय यानी कि ओवरी होते हैं और मानव स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो मानव स्त्रियां होती हैं उनमें प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु का निर्मोचन अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। आपके ऑप्शंस हैं जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी है अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी है ए बी सी और तीनों। तो दोस्तों इसमें आप सभी को याद रखना है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि जीवों में जो प्रजनन की क्रिया होती है वह जीवों की संख्या में वृद्धि बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए और अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है। दोस्तों क्वेश्चन पर आप सभी को स्टार लगाना है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग यानी कि भाग है। आपके ऑप्शंस हैं गोल्जी कॉय, मानव शुक्राणु का शीर्ष, मानव शुक्राणु का मध्य भाग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो एक्रोसोम होता है वह मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आप सभी को डायग्राम देख लेना है। यह है मानव का स्पर्म। अब इसमें आप सभी को सबसे पहले यह नोट करना है कि यह जो है यह मानव का हेड है। इसके बाद यह हो जाएगा मिडिल पार्ट, आप सभी को देख लेना है, और यह है टेल। इसमें जो स्पर्म का शीर्ष भाग है इसी पर एक्रोसोम पाया जाता है। दोस्तों आप सभी को डायग्राम में और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वह भी देख लेने हैं। जो मानव के शुक्राणु यानी कि स्पर्म में न्यूक्लियस पाया जाता है वह शीर्ष पर पाया जाता है। अब दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट देख लेना है कि जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि संरचनात्मक रूप से मानव शुक्राणु के 4 मुख्य भाग होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल रूप से मानव शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। उनमें से शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग एवं पुच्छ होता है। आगे आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि एक्रोसोम ऐसा अंग है जो शुक्राणु के सिर के आधे हिस्से में मौजूद होता है, जो कि एक प्रकार का एंजाइम छोड़ता है, और यह एंजाइम निषेचन करने की क्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों आप सभी को नोट कर लेना है कि जो एक्रोसोम होता है यह एंजाइम छोड़ता है और इसी एंजाइम के द्वारा निषेचन करने की क्रिया संपन्न होती है, और पुरुष की जो आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक जानकारी होती है वह भी एक्रोसोम में ही मौजूद होती है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि जब शिशु अपने माता के गर्भ में होता है तो किस महीने में गर्भस्थ शिशु मूवमेंट करता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना, ऑप्शन डी है 3रा महीना। तो दोस्तों इसमें आप सभी को नोट कर लेना है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि जो गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा उसके सिर पर बाल उगते हैं वह 5वें महीने में होता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। आपके ऑप्शंस हैं अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य, ऑप्शन डी है युग्मनज। तो दोस्तों इसमें आप सभी को याद रखना है कि जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होता है इसके संयोजन से युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है। दोस्तों डायग्राम में भी आप सभी को देख लेना है कि यह है मादा का एग तथा यह है मेल का स्पर्म, और इसका जो संयोग होता है इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इससे निर्मित होता है जाइगोट यानी कि युग्मनज। अब दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट भी नोट कर लेना है कि नर युग्मक मेल गैमेट्स तथा मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। कि आप सभी को यह भी नोट करना है कि जब शुक्राणु यानी कि स्पर्म अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है तथा शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाता है। दोस्तों आप सभी को यह भी नोट कर लेना है कि जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है तथा शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। आपके ऑप्शंस है अंडाशय, वृषण, यकृत, ऑप्शन डी है अमाशय। तो दोस्तों इसमें आप सभी को याद रखना है कि जो नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है वह वृषण से होती है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को डायग्राम में भी देख लेना है कि यहाँ पर स्थित होता है वृषण, और जो वृषण को ढकने वाली पतली झिल्ली होती है उसे हम लोग वृषण कोश के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर स्थित है मूत्राशय यानी कि ब्लैडर। अब दोस्तों आप सभी को की पॉइंट भी देख लेना है कि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में मुख्य सेक्स हार्मोन है। दोस्तों आप सभी को नोट कर लेना है कि जो पुरुषों का मुख्य सेक्स हार्मोन होता है वह होता है टेस्टोस्टेरोन, और अधिकांशतः टेस्टोस्टेरोन वृषण में बनता है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है परख नली शिशुओं को उत्पन्न करने में। आपके ऑप्शंस है निषेचन बाह्य होता है व भ्रूण का निर्माण अंदर होता है, ऑप्शन बी है निषेचन अंतः होता है व भ्रूण का निर्माण बाह्य होता है, ऑप्शन सी है निषेचन व भ्रूण निर्माण दोनों ही अंदर होता है, ऑप्शन डी है निषेचन व भ्रूण दोनों निर्माण बाहर होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को नोट कर लेना है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि परख नली शिशुओं को उत्पन्न करने में निषेचन बाह्य होता है व भ्रूण का जो निर्माण होता है वह अंदर होता है। दोस्तों इसमें आप सभी को की पॉइंट भी देख लेना है कि परख नली शिशु अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी वह पद्धति है जिसमें महिला का कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, और इस तकनीक का इस्तेमाल उन महिलाओं के लिए किया जाता है जो आंतरिक निषेचन के योग्य नहीं होती हैं।
यानी कि जो परख नली शिशु अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी का उपयोग किया जाता है, वह किया जाता है उन महिलाओं के लिए जिनमें आंतरिक निषेचन की योग्यता नहीं होती है और ऐसी महिलाओं में किसी शारीरिक दोष के कारण वह निषेचन प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाती हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। दोस्तों क्वेश्चन पर आप सभी को स्टार लगाना है। आपसे पूछा जा रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। आपके ऑप्शंस हैं यीस्ट, पैरामीशियम, पेनिसिलियम, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसमें आप सभी को याद रखना है कि जो मुकुलन द्वारा जनन होता है वह यीस्ट में होता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आप सभी को डायग्राम देख लेना है कि जो मुकुलन द्वारा जनन होता है उसमें जो यीस्ट होता है उसमें कोशिका में वृद्धि होती है तथा वही कोशिका अलग होकर अलग यीस्ट का निर्माण करता है। अब दोस्तों आप सभी को की पॉइंट समझ लेना है कि अधिकांशतः यीस्ट मुकुलन नामक विभाजन की प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सभी को नोट कर लेना है कि जो यीस्ट जनन करते हैं वह अलैंगिक जनन करते हैं और हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा पुनरुत्पादित यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकता है। यानी कि जो हाइड्रा रिप्रोडक्शन करता है वह पुनर्जनन और मुकुलन की प्रक्रिया दोनों द्वारा करता है और हाइड्रा एक छोटा सा मीठे पानी का जीव है। आप सभी को यह भी नोट कर लेना है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किससे होता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किससे होता है। आपके ऑप्शंस हैं प्लेसेंटा, अंडाशय, वृषण, ऑप्शन डी है वृक्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है वह मादा के अंडाशय से होता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को डायग्राम देख लेना है कि जो अंडाशय होता है इसी से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन होता है उसका स्रावण होता है तथा इसी में से एक का भी निर्माण होता है। आगे आप सभी को की पॉइंट नोट करना है कि महिला शरीर में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है जो सामान्य प्रजनन विकास और प्रजनन क्षमता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। आपके ऑप्शंस हैं लीवर में, अंडकोश में, किडनी में, ऑप्शन डी है फेफड़ा में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वह अंडकोश में होती है। दोस्तों यह है आपका मानव जनन अंग। आप सभी को डायग्राम में देख लेना है कि जो वृषण होता है इसी को हम लोग अंडकोश के नाम से जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। यानी कि क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कितने अंडाणु का अंडोत्सर्जन होता है। आपके ऑप्शंस हैं 2 अंडाणु का, 1 अंडाणु का, 2 से अधिक अंडाणुओं का, ऑप्शन डी है अंडाणुओं का उत्सर्जन नहीं होता। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान 1 अंडाणु का अंडोत्सर्जन होता है। अब दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट भी देख लेना है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंडाशय यानी कि ओवरी से एक अंडाणु यानी कि ओवम निकलने की प्रक्रिया को ही अंडोत्सर्जन यानी कि ओवेल्यूशन कहा जाता है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव वीर्य यानी कि सीमन का पीएच है। आपके ऑप्शंस हैं 4.5 से 5.5, 6.5 से 6.8, 7.3 से 7.5, ऑप्शन डी है 8.2 से 8.5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो मानव वीर्य का पीएच होता है वह होता है 7.3 से 7.5, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे आप सभी को समझ लेना है कि शुक्राणु और सेमिनल व प्रोस्टेटिक फ्लूइड के मिश्रण से ही वीर्य का निर्माण होता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को कहीं नोट कर लेना है कि जो वीर्य यानी कि सीमन का निर्माण होता है वह शुक्राणु और सेमिनल व प्रोस्टेटिक फ्लूइड के माध्यम से होता है और शुक्राणु वृषण में बनते हैं और वीर्य व प्रोस्टेटिक फ्लूइड के साथ मिल जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंडे का जीवन काल होता है। आपके ऑप्शंस हैं 48 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, ऑप्शन डी है 8 घंटे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि जो अंडे का जीवन काल होता है वह होता है 24 घंटे।
आगे आप सभी को महत्वपूर्ण की पॉइंट देख लेना है कि अंडा लगभग 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है और यदि यह फैलोपियन नली में किसी शुक्राणु से नहीं मिलता है तो यह शरीर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मादा में क्लिटोरिस किसके समजात हैं। आपके ऑप्शंस हैं नर के पेनिस के समजात, नर के वृषण के समरूप, ऑप्शन सी है वेस्टिगल ऑर्गन, ऑप्शन डी है प्रोस्टेट के समजात। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि जो मादा में क्लिटोरिस होता है वह नर के पेनिस के समजात होता है। दोस्तों आप सभी को डायग्राम में देख लेना है कि जो क्लिटोरिस होता है वह वेजाइना से ऊपर एक मटर के दाने के समान होता है। आगे आप सभी को की पॉइंट भी याद रख लेना है कि क्लिटोरिस, जिसे हम लोग भगसेफ के नाम से भी जानते हैं, एक संरचना है जिसका आकार एक मटर के आकार के बराबर होता है और जो मूत्र मार्ग के ऊपर महिला के योनि के शीर्ष पर स्थित होता है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गर्भधारण के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है। आपके ऑप्शंस हैं एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एचजीसी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि गर्भधारण के बाद माता के मूत्र से एचजीसी नामक हार्मोन मिलता है। अब आगे आप सभी को की पॉइंट समझ लेना है कि एचजीसी हार्मोन का मतलब है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। दोस्तों गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास के लिए इस हार्मोन का उत्पादन होता है और प्रेगनेंसी का पता लगाने और उसे बनाए रखने के लिए एचजीसी हार्मोन अहम भूमिका निभाता है और गर्भवती महिलाओं में एचजीसी का स्तर बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मादा में निषेचित यानी कि फर्टिलाइज्ड अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है। आपके ऑप्शंस हैं निषेचन के 2 महीने बाद, निषेचन के 1 महीने के बाद ही, ऑप्शन सी है निषेचन के 3 सप्ताह बाद, ऑप्शन डी है निषेचन के 7 दिन बाद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि मादा में निषेचित अंडे का जो प्रतिस्थापन होता है वह गर्भाशय में निषेचन के 7 दिन बाद होता है। आगे आप सभी को इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी नोट कर लेना है कि निषेचन फर्टिलाइजेशन एक अंडे के साथ एक शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया है और यदि ओव्यूलेशन के 12 से 24 घंटे के भीतर निषेचन नहीं होता है तो अंडा मर जाता है और यदि यह निषेचन से गुजरता है तो जाइगोट बनता है और जो गर्भाशय से जुड़ जाता है। तो दोस्तों इसमें आप सभी को यह याद रखना है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं और जो जाइगोट होता है वह आगे जाकर गर्भाशय यानी कि यूट्रस से जुड़ जाता है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्राय गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होती है। आपके ऑप्शंस हैं चौथे माह, 5वें माह, 6ठे माह, ऑप्शन डी है 3रे माह। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि गर्भ की प्रथम गति यानी कि मूवमेंट तथा इसके सिर पर बालों की जो उपस्थिति होती है वह प्राय 5वें महीने में गर्भावस्था के दौरान पता चल जाता है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं इन विट्रो, इन विवो, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो शरीर के बाहर होने वाला निषेचन होता है उसे हम लोग इन विट्रो के नाम से जानते हैं, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे की पॉइंट आप सभी को देख लेना है कि एग और स्पर्म को मां के गर्भ में विकसित करने की बजाय लेबोरेटरी में विकसित करने की प्रोसेस को ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ कहलाती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो एग और स्पर्म को मां के गर्भ में विकसित करने की बजाय लेबोरेटरी में विकसित करने की प्रोसेस है, इसी प्रक्रिया को आईवीएफ के नाम से जाना जाता है और इस तरह तैयार भ्रूण को फाइन प्लास्टिक ट्यूब के जरिए महिला के गर्भाशय में प्रतिरूपित यानी कि रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन जन्मदर नियंत्रण की शैल विधि यानी कि ऑपरेशन विधि है, यानी कि अगर जन्मदर का नियंत्रण करना है तो इनमें से कौन सा विधि ऐसा है जो कि ऑपरेशन द्वारा होता है। आपके ऑप्शंस हैं वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि जन्मदर नियंत्रण की जो ऑपरेशन विधि है उसे वैसेक्टॉमी तथा ट्यूबेक्टॉमी के नाम से जाना जाता है।
आगे आप सभी को की पॉइंट देख लेना है कि पुरुष बंध्याकरण या पुरुष नसबंदी को ही वैसेक्टॉमी के नाम से जाना जाता है तथा पुरुषों के लिए शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण यह प्रक्रिया है और इस क्रिया से पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका यानी कि वाश डिफरेंस अवरुद्ध कर दी जाती है, जिससे शुक्राणु वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच सके। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसमें यह याद रखना है कि जो वैसेक्टॉमी होता है इस क्रिया में शुक्रवाहक नलिका यानी कि वाश डिफरेंस को अवरुद्ध कर दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछ लिया जाएगा। आगे आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जो महिला नसबंदी यानी कि गर्भ निरोध का अस्थायी तरीका है, इस प्रक्रिया में स्त्री की अंडवाहिकाओं यानी कि ओविडक्ट के छेदन से गर्भ स्थापना की बिल्कुल भी संभावना नहीं रहती और इस क्रम से शुक्राणु और अंडाणु का संगम असंभव हो जाता है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। आपके ऑप्शंस है निषेचन, अंडोत्सर्ग, ऑप्शन सी है वीर्यपतन, ऑप्शन डी है आरोपण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉपर टी अंडोत्सर्ग को रोकता है। आगे आप सभी को की पॉइंट भी नोट कर लेना है कि मादा में परिपक्व अंडाशय हर 28 दिन बाद एक अंडा छोड़ता है तथा अंडा छोड़ने की इस प्रक्रिया को ही अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि यौन संचारित रोग है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा रोग है जो यौन संचारित है। आपके ऑप्शंस हैं खसरा, टीबी, गोनोरिया, ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो गोनोरिया होता है वह यौन संचारित रोग होता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे आप सभी को गोनेरिया के बारे में की पॉइंट में देख लेना है कि गोनेरिया एक संक्रमण है जो जीवाणु निसेरिया गोनेरिया के कारण होने वाला यौन संपर्क से फैलता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो गोनेरिया नामक रोग होता है वह एक जीवाणु निसेरिया गोनेरिया के कारण होता है और जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करता है और यह एक यौन संपर्क से फैलने वाला रोग है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। आपके ऑप्शंस हैं माला डी, माला एन, सहेली, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसमें आप सभी को याद रखना है कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली माला डी, माला एन तथा सहेली ये तीनों हैं। तो दोस्तों ये रही आज की आपकी वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।